व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अब ये जो आप नारे सुन रहे थे मकबूजा कश्मीर के, जहां पे दिल दिल पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, इसको देखकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंसान खुश भी होता है, जोश भी आता है जिस बात में, लेकिन साथ एक थोड़ा अफसोस भी होता है कि हम अभी तक प्रैक्टिकली स्पीकिंग कश्मीरियों के लिए कुछ कर नहीं सके। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि दुनिया की हर गवर्नमेंट जो है वो जो कुछ बोलती है वो महज नारे रह जाते हैं। अगर उसके पास उसको इम्प्लीमेंट करने की विजन से बढ़कर स्ट्रेटेजिक मींस ना हो, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर ना हो जिसको लेकर बैलेंस को अपने साइड पे शिफ्ट किया जाए। चाइना ने हिंदुस्तान को बड़ी बुरी तरह मारा। अब रिसेंट दिनों में लद्दाख को लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, उसके अंदर हमने देखा मुबैना तौर पे चाइनीज़ सोल्जर्स जो हैं वो किस तरह इंडियन सोल्जर्स की तज़ीक कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने अपने हक़ पे जो है वो हासिल किया लद्दाख को लेकर। और हिंदुस्तान अपनी तमाम तर माइटी पावर के बावजूद कुछ नहीं कर सका, क्योंकि चाइना की माइट उससे बहुत बड़ी थी। तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। हमारा जज्बा अपनी जगह पर, प्राइम मिनिस्टर का नारा कश्मीर के लिए, उनका एम्बेसडर बनना, उनका जनरल असम्बली में खिताब, उनका कल पार्लियामेंट, उनका कल काबीना का वो लैंडमार्क नक्शा पेश करना जिसमें पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट दिखाएगा, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं, एक साल से जो एक महासरे के अंदर है, कर्फ्यू के अंदर है, घरों के अंदर बंद किया हुआ है, उनके लीडर्स को कैद किया हुआ है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, वो ऑब्वियसली शायद पाकिस्तान की तरफ वहाँ के कश्मीरी भाई और बहनें और बच्चे जो हैं वो मज़ीद प्रैग्मेटिक अंदाज में देख रहे हैं। लेकिन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इंडिया को लेकर, उसकी जुल्म को लेकर, कश्मीर के मसले को लेकर जिस तरह इंटरनेशनली उजागर किया, वो ये क्लेम करते हैं कि आज से पहले ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया, ना जरदारी की गवर्नमेंट ने किया। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब किया और वो खिताब आपको सुनवा देते हैं। पहले नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। उसकी असम्पशन थी पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा। वो अपने आप को इतना ताकतवर, और ये जो उनकी स्टेटमेंट्स के जो नया नक्शा बनाया कि वो सारा इलाका आज़ाद कश्मीर भी अब हिंदुस्तान में है, इसके पीछे तकब्बर था। उसको पता था कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, दूसरे को दुनिया चुप करके बैठी रहेगी। आज नरेंद्र मोदी दुनिया में एक्सपोज्ड है। ये जो समझ रहे थे कि उनके ऊपर तशद्दुद करके बिल्कुल उनको क्रश कर देंगे, वो अगर उस एक्सटेंट पे जाएंगे दुनिया का रिएक्शन आएगा। कम से कम दुनिया की नजरों में अब कश्मीर आ गया। मैं आज आपको पूरे इत्तेमाद से कहता हूं कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाएंगे और उठाते रहेंगे और इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तीन बहुत बड़ी बातें की प्राइम मिनिस्टर ने, और इनका हकायक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने बड़ा कुछ किया, इस पर बात करेंगे। दुनिया चुप करके बैठी रहेगी, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं दुनिया चुप करके बैठी नहीं रही, हम देखेंगे कि दुनिया ने क्या किया। हमारे सामने तो जो हकायक है उसके मुताबिक तो OIC जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी हमें वो तादाद नहीं मिल सकी कि जिसके ऊपर इस इशू को इवन डिस्कस किया जाए OIC के प्लेटफॉर्म पे। UN के अंदर जो है वो हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका इवन मुस्लिम ममालिक की तरफ से। तो दुनिया वो जो कह रहे हैं चुप करके नहीं बैठी, वो देखना पड़ेगा किस तरह। आज मोदी दुनिया में एक्सपोज है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो मुझे नहीं पता कश्मीर के मसले को लेकर किस कंट्री ने मोदी के ऊपर सैंक्शंस लगाई, किस इदारे ने, वर्ल्ड बैंक ने, UN ने, अमेरिका ने, वेस्ट ने, यूरोपियन यूनियन ने, रशिया ने, इवन चाइना ने कश्मीर को लेकर प्रैक्टिकली कोई टफ टाइम दिया, इसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आज नारे लगाए हैं और ललकारा है पाकिस्तान में बैठकर नरेंद्र मोदी को। और आज तो जिस तरह वो भड़के, वो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा लीडर, स्टेट्समैन जो है, एक वॉरियर उर्तुगुल जो है हमारे यहाँ एक अपीयर हुए, जिन्होंने जो है वो उन्होंने क्रूसेड को ललकारा था, इन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा है। तो शाह महमूद कुरैशी की ललकार सुनिए। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आइए मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि आपको किस किस्म का इस्तकबाल मिलता है। और अगर आप में हौसला है और अगर आपको अपनी पॉलिसीज पर एतमाद है, तो श्रीनगर इमरान खान को जाने दीजिए और देख लें कि श्रीनगर में उसको इस्तकबाल कैसा मिलता है। कश्मीरी रेफरेंडम जब होगा, अवाम का रेफरेंडम आज ही हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कबूल करो, अगर हिम्मत है कबूल करो, अगर हिम्मत नहीं है तो नजरसानी करो। राइट, पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर के मसले को बहुत उजागर किया हुआ है। एक और सवाल ये है, क्या इंटरनेशनल मीडिया भी उसको इतनी कवरेज दे रहा है? क्या ये मसला इंटरनेशनल हो सका है इमरान खान साहब की एफर्ट से, उनकी पॉलिटिकल मैपिंग से, या नहीं? शायद खाकान अब्बासी अपोजिशन जो है इससे एग्री नहीं करती। ज़रा उनकी बात भी सुन लें, फिर प्रोग्राम में इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। कश्मीर को लेकर
नारेबाजी से लेकर ग्राउंड रियलिटीज तक हम कहाँ खड़े हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, सुन लें जी। कश्मीरियों से यकजहती का दिन है, सारा पाकिस्तान मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है यकजहती का हाथ अपोजिशन की तरफ नहीं बढ़ा सकती। कोई वजह नहीं है कि कराची में बिजली की शॉर्टेज हो। एक सोचा समझा मंसूबा है कराची के अवाम के खिलाफ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमती करप्शन है। करप्शन सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं, आज सिर्फ पेट्रोलियम तक महदूद नहीं, आज पोर्ट एंड शिपिंग तक नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर है। आटे का क्राइसिस देख ले, चीनी का क्राइसिस देख ले। ये ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ एक नाअहल और करप्ट हुकूमत ही कर सकती है। सिंध में गवर्नर राज लगाकर क्या चलाएंगे? जिनसे अपने महकमे नहीं चलते वो सूबा चला लेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, परविशा खान साहिबा आज हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद हैं प्रोग्राम में। ज़ुबैर साहब, तहरीक इंसाफ ने ये क्लेम किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जिस तरह उन्होंने उजागर किया है कश्मीर के मसले को, नरेंद्र मोदी की बर्बरियत को, उनकी सोच को, पाकिस्तान का कोई और हुक्मरान, पाकिस्तान की कोई और गवर्नमेंट नहीं कर सकी। जिस तरह हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल कर दिया इस मसले को, जिस तरह हमने हिंदुस्तान को एक्सपोज किया है, शायद पाकिस्तान की कोई और गवर्नमेंट नहीं कर सकी। वुड यू एग्री टू हिम? देखें, अब तो जाहिर सी बात है, एक तो हुकूमत को आए हुए 2 साल हो गए हैं और ख़ास तौर पर 1 साल गुजर गया है उस एक्शन को जो इंडिया में किसी लीडर ने भी, मोदी से पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी सन 48 से लेके 2019 तक एंड अंडर द वॉच ऑफ हर गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी साहब जब दोबारा मुंतखब हुए थे पिछले साल, तो उससे पहले इमरान खान साहब ने पब्लिकली ये कहा था, जो कि इनअप्रोप्रिएट होता है, कि वो चाहेंगे कि मोदी री इलेक्ट हों ताकि वो कश्मीर के मसले का हल। अब वो उसी दौरान मतलब इनकी फॉरेन ऑफिस की जो काबिलियत या जो इनकॉम्पिटेंस है उससे पता चलता है कि वो हर जलसे में ये कह रहे थे कि मैं यूनियन का हिस्सा बना दूंगा इलेक्शन होने के बाद, और ये उसी वक्त तकरीर में अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जी मोदी अगर बनेगा प्राइम मिनिस्टर दोबारा तो कश्मीर का मसला। और 5 अगस्त को उन्होंने कर दिया। 5 अगस्त के बाद क्या हुआ? इमीडिएटली आफ्टर दैट, बाय द वे मैंने आज आर्टिकल भी लिखे उसमें, और फैक्ट्स एंड फिगर्स, 10 दिन तक पाकिस्तान ने मूव नहीं किया था, किसी वर्ल्ड लीडर से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया था। लकीली पाकिस्तान के लिए OIC की अबू धाबी में मीटिंग थी कोई 15-20 दिन के बाद। फर्स्ट टाइम 1969 से जब से OIC बनी है, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड, पहली दफ़ा, और पाकिस्तान वो रोक नहीं सका। फिर हमें मौका मिला सितंबर में ह्यूमन राइट्स के लिए मैं कश्मीर इशू की नहीं बात कर रहा, वो जो 370 की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर, कर्फ्यू नाफिज करने पर भारत के खिलाफ 16 मुल्क तैयार नहीं थे। 3 थे, सिर्फ 3, चीन, टर्की एंड मलेशिया। और वो फिर हमने मलेशिया टर्की के साथ क्या किया मलेशियन समिट में कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब गए ही नहीं। तो कौन सी दुनिया हमारे साथ खड़ी है? तो आपने सही कहा कि प्रैग्मेटिक होकर चलना चाहिए। इमोशंस हैं, पूरी कौम के इमोशंस हैं कश्मीरियों के साथ, लेकिन इसमें जंगें भी हो चुकी हैं, इसमें बातचीत भी हो चुकी है। और ये कहना कि जी जरदारी और शरीफ, मेरा ख्याल है हर हुकूमत ने अपनी तरफ से जो लिमिटेशंस हैं कोशिश की है। मुशर्रफ साहब के बारे में कुछ जिक्र नहीं करते, उनका तो फार्मूला ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिया था। उन्होंने तो 4 पॉइंट आउट ऑफ बॉक्स प्रपोजल दिया था कि जी क्या करना है। सो हमें कोई दुनिया की हिमायत हासिल नहीं है, और इसलिए हासिल नहीं है कामरान, जो हमें खुद महसूस करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेलेवेंस नहीं होगी, जो कि इंडिया की है, इसी वजह से सऊदी अरेबिया, UAE और तमाम वो ममालिक जो हमारे दोस्त समझे जाते हैं वो इंडिया से इतने करीब हैं। और इसी मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया हुआ है, इसी मोदी को हाईएस्ट अवार्ड दिया हुआ है। सो 1 साल गुजरने के बावजूद भी किसी मुल्क ने भी, वो जो एक्सपोज मोदी है जिसका जिक्र वो कर रहे थे, और ज़ुबैर साहब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो अवार्ड UAE ने सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया, ये इस 5 अगस्त के वाक़े के बाद दिया है बुला के। अब जी हाँ, तो मेरा ख्याल है हमें अपने अवाम को एक हकीकत में भी रखना चाहिए। इमोशंस एक चीज़ होती हैं, क्योंकि इससे तमाम आपका नैरेटिव बिल्ड करता है, और तमाम चीज़ें हमें वो करना चाहिए जो डेंग सियाओपिंग ने सन 1980 में कहा था कि इवन इफ हेवंस फॉल आवर फोकस फॉर द नेक्स्ट 50 years विल रिमेन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और फिर जाके आप वो दुनिया के नक्शे पर अपना कोई जुबैर साहब, लेकिन ये तो कारनामा किया कैबिनेट ने कि कल पहली दफ़ा, जुबैर साहब ये तो अप्रिशिएट करें, पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर को आपने पॉलिटिकल मैप का हिस्सा बना लिया पाकिस्तान की, ये तो कारनामा किया है प्राइम मिनिस्टर ने। मुझे फिर एक सवाल का जवाब दे दे कामरान साहब। जी, जी। कल शिबली फराज मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा था कि ये जो नक्शा है जो आप यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, ये नक्शा आप दुनिया में शेयर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस पे शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सो मैंने उनसे कहा कि आप ये बता रहे हैं कि हम दो नक्शे होंगे अब, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और एक इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आप जब ये लेके जाएंगे तो बहुत से सवाल उठते हैं और वो सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, डोमेस्टिकली देने पड़ेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लिकेशंस है, फिर आज़ाद कश्मीर प्रोविंस क्यों नहीं बनेगा, फिर आप चाइना ने क्या अपना जो स्टांस था, जो उनका क्लेम है कश्मीर में, उस हिस्से में जो इंडिया के हाथ पे हैं, जिसको आपने नक्शे पर डाल दिया है, क्या चाइना हैज़ विड्रॉन फ्रॉम दैट क्लेम? और अगर ये, बाय द वे दिस वाज नेवर अ टेरिटोरियल इशू, पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ ये था कि इट विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। इट वाज नॉट अबाउट कि हमने श्रीनगर पर कब्जा करना है। हमने तो कभी ये कहा ही नहीं था कि श्रीनगर पर किसका कब्जा होना चाहिए, हमने कहा लेट द पीपल ऑफ कश्मीर। खैर जुबैर साहब, अब तो प्राइम मिनिस्टर के वजीर खारजा ने ऑफर कर दिया है कि इतनी डेयरिंग ऑफर तो आपने भी नहीं की अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो श्रीनगर जाने को वो ऑफर बिल्कुल सही है। बाय द वे आई एम टोटली in support of that offer. That's a very good diplomatic and political offer. और ये इसमें बिल्कुल है कि मोदी साहब दे ही पड़ेंगे उनको, और इमरान खान साहब वहाँ कश्मीर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी किस तरफ है। कश्मीरी तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के साथ रहना ही नहीं चाहते, इसमें तो दो राय है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले ज़रा नक्शे पे आ जाएं जो कल आप कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किया है और आप उम्मीद है कौमी असम्बली से पास कराएंगे। ये नक्शा अब पाकिस्तान का जो है वो कौमी नक्शा, ऑफिशियल नक्शा बनने जा रहा है, और क्या इसको उसके बाद फिर फ्लोट किया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, यूएन के अंदर सबमिट किया जाएगा, जबकि यूएन के अंदर हमारी ख्वाहिशात के बरक्स एक प्लेबिसिट है जो कि अब तक नहीं हुआ, जो हम चाहते थे हो लेकिन अब तक नहीं हुआ। लेकिन यूएन की करारदाद के तहत ये एक डिस्प्यूटेड इशू है अभी तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। तो आप इसको दुनिया जहान में एज अ पाकिस्तानी ऑफिशियल मैप इंट्रोड्यूस कराएंगे या सिर्फ सियासी नाराबाजी के लिए ये एक मैप इंट्रोड्यूस किया कल जो इतना यहाँ पर हंगामा हुआ था, और बड़ी खुशी की बात थी अगर ये हमारा मैप बन गया? ज़ाती तौर पे तो बड़ा खुश हूँ मैं जी। कामरान, बहुत शुक्रिया। कामरान, पहले मैं तो जुबैर साहब को करेक्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कर दी, शायद आपने भी इग्नोर कर दी, कि पाकिस्तान का कभी ये क्लेम ही नहीं था कि वो श्रीनगर हमारा हिस्सा बनेगा। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मिस्टेक, हमारा क्लेम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी 10 दफा लगा चुके हैं। प्लेबिसाइट में अब्बासी साहब सुन लें, प्लेबिसाइट में ये है कि अगर मैं जुबैर भाई आपकी मैंने बात सुनी है, मेरी अगर बात सुन ले, हमने कभी नहीं कहा कि मुझे वैसे आवाज कम आ रही है। वो ये कह रहे थे कि कह रहे थे ना, अगर एक मिनट आप दोनों अगर चुप हो जाए, मैं लोगों को एक मिनट सर, एक मिनट सारी बात हमारा एक मिनट आवाज जरा कम आ रही है सर, मैं सिर्फ आपको आवाज़ ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये नहीं कहता कि जी हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे, ना हमारा हिंदुस्तान के किसी अंदरूनी हिस्से के अंदर क्लेम है, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर को हम ये समझते हैं कि कश्मीर के लोगों को आज तक वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया जो हैदराबाद और जूनागढ़ की स्टेट्स को मिला, और कश्मीर के पास तीनों ऑप्शन हैं। कश्मीरियों के पास, मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है, हिंदुस्तान के साथ जाने की ऑप्शन है, आज़ाद रहने की ऑप्शन है, पाकिस्तान के साथ रहने की ऑप्शन है। यही उनके लीडर्स जो है वो भी यही कहते हैं हुर्रियत के। अब मैं तो ये कहा है जुबैर साहब कि बराए मेहरबानी मुझे अनइंटरप्टेड बोलने देंगे ताकि मैं बात अपनी कर सकूं। अनइंटरप्टेड बोले जी, गवर्नमेंट कोई ना आए बीच में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि कश्मीर की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ है, लिहाजा हमें उनकी ख्वाहिशात का भी इल्म है, और ये जो हमने रोड टू इसको श्रीनगर रोड का है, हमारा ये रोड नहीं है जुबैर साहब, ये हमारा रोड मैप है इंशाल्लाह। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपका मसला है, हम बड़े क्लियर हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों का भी पूरा एहतराम है, लेकिन वो करारदादें इसीलिए कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिले, जो हम बड़े यकीन से कहते हैं कि वो सारे के सारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के साथ हैं। आज आप सैयद अली गिलानी को देखें, जिसको पाकिस्तान ने 91 बरस की उम्र में निशान पाकिस्तान दिया, वो आज भी पाक सरजमीन गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन है आपके एंड पे, हमारे एंड पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये नक्शा भी इसीलिए दिया गया,
ये कौमी रिजॉल्व है। मेरा सवाल था आपसे सदाकत भाई, कभी तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया करें। ज्वाइंट सेशन है और इंशाल्लाह वन लाइन वन नेशन और एक ही जुमला है कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मैप है पाकिस्तान का, भी ऑफिशियल मैप होगा या नहीं होगा? सवाल सिर्फ ये है। ये ऑफिशियल मैप होगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। कल इसको पार्लियामेंट के पास करने के बाद इसको इंटरनेशनली पाकिस्तान का नक्शा बनाया जाएगा। एग्जैक्टली मुझे इसकी डिटेल तो आज नहीं पता, लेकिन कल ये पता चल जाएगी। लेकिन ये देने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम ने 5 अगस्त 2019 के इंडिया के उस जो उन्होंने अपनी चेंज की थी, रिवोक किया था जो कोई आर्टिकल, उसको नहीं माना और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। बाकी मैं ज़ुबैर साहब से एक छोटा सवाल पूछता हूँ। आप बड़ी बातें कर रहे हैं इमरान खान की, मुझे अपनी 35 साल इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के लिए क्या हासिल किया आप बता सकते हैं? मैं आपको बताऊं हमने क्या हासिल किया। आज दुनिया में कश्मीर का मसला नंबर 1 एजेंडा है। दुनिया के टॉप के जर्नल जो मैगजीन हैं उसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं। और आरएसएस जो आपके दौर में भी थी, कभी नवाज शरीफ या जरदारी साहब के मुंह से आपका नाम नहीं सुना। इमरान खान बबंगे दौल बात करते हैं और जो यूनाइटेड नेशन की तकरीर है उसमें इमरान खान ने कौमी अपना बयानिया दे दिया था कि अगर देखिए सदाकत भाई, बात ये है आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। तो ये हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है। मैं आपको 2 महीनों की 2 सालों की कारकर्दगी बताता हूं हाईलाइट करने की। जुबैर साहब 35 साल में आप छोड़ दे जुबैर साहब कभी हुर्रियत की क़यादत से मिले, आप वहां जाके जी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि कम से कम जो बच्चे हमारा प्रोग्राम अगर देख रहे हो, बालिग लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, जिन्होंने आगे इस मुल्क की कमांड संभालनी है, उनको तो आप और मैं मिल के मिसगाइड ना करें इस शो के जरिए आज 8:19 पे कि दुनिया का नंबर 1 एजेंडा कश्मीर बना दिया आपने। मतलब ये तो इससे मिसगाइड तो हो ही नहीं सकता ना कि दुनिया का नंबर 1 एजेंडा कश्मीर है। आप ये कहें कि पाकिस्तान का नंबर 1 एजेंडा कश्मीर है। आपने बड़ा अच्छा वन ऑफ द नंबर 1 एजेंडाज। अब आप वन ऑफ द नंबर 1 पे आ गए, लेकिन ये वन ऑफ द नंबर 1 एजेंडा दुनिया का, चले अल्लाह करे ये हो ऐसा। ठीक है, करेक्शन करने का मौका दें जी, मुझे जुमला करेक्ट करने का मौका दें जी। पाकिस्तान और इंडिया का, इससे पहले इंडिया इसको बायलैटरल इशू कहता रहा, हमने इसको इंटरनेशनल इशू बनाया और यूनाइटेड नेशन में आपको पता है तरीके से द ओनली टाइम इसको इशू, ये जुबैर साहब माइंड कर देंगे भी, आरएसएस की द ओनली टाइम दुनिया में प्रोपेगेट किया। सुन तो ले सर, ये हालांकि जुबैर साहब माइंड करेंगे ये, द ओनली टाइम कश्मीर हैज बिकम एन इंटरनेशनल इशू, अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, जब कारगिल हुआ, जब दुनिया को पता चला कि जनाब ये तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इसके लिए पाकिस्तान जो है जंग तक जा सकता है। अब उसके मेरिट जी मेरिट, जंग क्यों शुरू हुई, जंग किससे पूछ के हुई, जंग होनी चाहिए, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन दुनिया का नंबर 1 एजेंडा अगर कभी बना था तो मुशर्रफ साहब की जो कारगिल वॉर थी उसकी वजह से बना था। पलोशा खान साहिबा, कश्मीर पे इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है उसको आप कम से कम 10 में से अगर चले 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 7 नंबर 6 नंबर देंगी कि जिस तरह उन्होंने इस मसले को बकौल सदाकत साहब के तो दुनिया का नंबर 1 बना, तो नंबर 1 एजेंडा बना दिया, पॉलिटिकल मैपिंग कर रहे हैं, रोड टू श्रीनगर बना रहे हैं, श्रीनगर जाने का चैलेंज दे रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को। ये वो काम है वो जो कह रहे हैं पहले कभी नहीं हुए। पूरी दुनिया खड़ी आज हमारे साथ बकौल तहरीक इंसाफ। बात यह है कि आज बड़ा एक सीरियस दिन है। पहले तो मजम्मत करनी चाहिए हमें इस बर्बरियत की, और दूसरा इजहार यकजहती पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर कश्मीरी के साथ। अब आए हकीकतों पर, जैसे आपने कहा है कि ये सिर्फ मैं, आप, सदाकत साहब और जुबैर साहब आपस से बात नहीं करें, हमें पूरा मुल्क देख रहा है, कम से कम शायद दुनिया में भी और लोग देख रहे हैं। बात यह है कि ये जो बार बार कहते हैं इसका जवाब इतना प्लेजेंट नहीं है, लेकिन देना पड़ता है कि 35 साल हों, 70 साल हों, इसमें आमरीयतें हों और आपकी जो सिविलियन हुकूमतें हों, ऐसा इकदाम कभी नहीं हुआ जो इनके हिस्से आया है। और आरएसएस जो है इस तरीके से कभी ताकत में भी नहीं आई जो आपके हिस्से में आई। और एक और तीसरी चीज, किसी ने कभी इतनी पसपाई इख्तियार नहीं कि मिस्ड कॉल्स नहीं हो प्राइम मिनिस्टर को, और उस वक्त कि जब वो एक हिस्ट्री के साथ आया, उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया, जलाया जिंदा, उसके बावजूद आप देखने से कासिर थे, आपने कहा यही वापस आएगा तो कश्मीर हल होगा। ये तारीखी मामलात हैं, इनमें से आपके ये फरमुदात हैं आपके लीडर के, इनसे तो हम पीछे नहीं हट सकते, तो हिस्ट्री का आप एक हिस्सा है।
दूसरी बात यह है कि चले आपने नक्शा बनाया, मेरा सवाल ये है, चले इस नक्शे पे भी मैं कमेंट्स आपको बाद में देती हूँ, पहले है कि इस नक्शे को हकीकत बनाने के लिए आप क्या करें और क्या करेंगे। इस तरीके से तो हम बैतुल मुकद्दस को भी अपने नक्शे में डाल लेते ताकि फलस्तीनियों को भी आजादी मिल जाती। ये उनके साथ इन्होंने जुल्म क्यों किया? अगर इसी तरह से आजादी हासिल करनी हो तो जिस रियासत के आप दाई हैं कि आप बनाएंगे रियासत मदीना, मुझे एक जंग बता दें, आप भी हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, हम सब मुसलमान हैं, जहां सिर्फ नक्शों पे कागजों पे लकीरें खींचकर इलाके फतह हो गए। कौन सी ऐसी जंग थी? कौन से ऐसे खलीफा थे रियासत मदीना के जिन्होंने इस तरह की जंग लड़ी? यरूशलेम फतह किया हज़रत उमर फारूक ने, खुद गए और बजाते खुद उन्होंने वहां उनको चाबी दी गई। मुझे बताइए, ये जो है, चले आपने जंग ये भी बना लिया, अब दूसरा जो इनका बड़ा इक़दाम है, सड़क का नाम कश्मीर जो था हाईवे, उसका नाम आपने श्रीनगर हाईवे रख दिया। रोड टू इसकी क्या श्रीनगर। मुझे मंतक नहीं समझ आई इसकी क्या है, शायद ये हमें बेहतर समझा सके। और आज एक और ऐलान हुआ, हर डिवीजन में एक सड़क बनेगी। इफ ऑल रोड लीड टू कावर्डिस, उन सड़कों का हमें कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड पे कहती हूँ, हर सड़क की अगर अंजाम पसपाई है, हमें सड़क के कोई फायदे नहीं। आप और जुबैर साहब अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी बढ़त मारी। मुझे नहीं समझ आई, मैं जुबैर साहब से इख्तिलाफ करी, मुझे नहीं समझ आई कि क्या बात है। मतलब वो इधर आ जाए आजाद कश्मीर, ना उन्होंने इधर आना है, ना इजाजत दे आजम पाकिस्तान, वो कैसे इजाजत दें और आप इजाजत क्यों मांगे? बात तो ये कि आप उनसे इजाजत क्यों मांगे? अगर आपने सड़क रख दी और मंजिल ही श्रीनगर है तो इजाजत किस बात की मांग रहे हैं? हम जाएंगे। आपके लीडर ने कहा था LOC कब क्रॉस करनी है मैं बताऊंगा। आज तक बताइए किसने क्रॉस किया बॉर्डर? अभिनंदन ने इज्जत अफजाई के साथ, और अब दूसरा कुलभूषण करेगा। बात यह है कि हकीकतों पे बात कीजिए। कागजों पे नक्शे बनाकर हमने किसी ने तारीख इंसानियत में जंग नहीं जीती। आज के दिन होना क्या चाहिए? चले ये क्रिटिसिज्म भी छोड़ दें, आज एक ऐसा दिन है कि हमें ये बताइए कि आज के दिन हमें क्या करना चाहिए था। अगर तो हम किसी हैसियत में होते, हम यहाँ कोई इस्लामी सरबराही नहीं तो कोई वज़ीर ख़ारजा के उस पे ही लेवल पे कॉन्फ्रेंस करते। चले हमारे साथ तो आज युगांडा भी खड़े होने को तैयार नहीं। ये जो 3-4 मुल्क हमारे साथ थे, तुर्की, ईरान, मलेशिया, चीन, इनके वज़ीर ख़ारजा ही आज आ जाते। एर्दोगान साहब को आप रिक्वेस्ट करते, मैं यकीन से कह सकती हूँ वो आ जाते। वो जरूर आते। ऐसी कॉजेस में इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। आप आज उनको अपने पार्लियामेंट को खिताब कराते। मतलब हमने किया क्या? और हम कह क्या रहे हैं कि हम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। मुझे बताइए कौन सा मुजाहिद है इस्लाम खामोश? तो पलवैया साहबा, आप क्या चाह रही हैं कि सदाकत अली वासी साहब, और मेरी एक बात सुने, मेरा एक सवाल है आपसे पलवैया साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है। सर मैं आपको दूंगा मौका। पलवैया साहिबा पहले मैं तो मौका ले लूं। पलवैया साहिबा मेरा सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं सवाल अगर आपसे पूछ लूं, पलवैया साहिबा आप क्या चाह रही हैं कि ये जो रोड टू श्रीनगर बना है उसके अंदर हमारे जो मौजूद MNAs हैं प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर, जिसमें हमारे भाई सदाकत अली भाई साहब भी उस सर पे कफन बांध के, तिलवारों का दौर तो है नहीं, उर्तुगुल गाजी वाला दौर तो नहीं, बंदूकें पकड़ के, तो आप चाह रही है श्रीनगर पहुंच जाए? वो तो नहीं हो सकता, जितना वो कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। तो फिर आप क्या चाहती हैं, क्या करें मजीद? मैंने नहीं कहा, ये इनके अपने लीडर ने कहा। मैं बताऊंगा कब LOC क्रॉस करनी है। ये इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि मैं श्रीनगर में परचम लहराऊंगा पाकिस्तान का, और मैं यकीन से कह सकती हूँ। आप बताएं किस दिन LOC क्रॉस करनी है, तो इतनी कहीं गुजरी कौम नहीं है कि 2 मिनट आपका ये पॉइंट आ गया पलवैया साहिबा, इस पे रिस्पॉन्ड करने का पूरा टाइम मिलेगा गवर्नमेंट को। लेकिन पलवैया साहिबा की बात वो तो में तो तीर बुझे हुए हैं हुकूमत के लिए, पसपाई उन्होंने बता दी इमरान खान साहब की। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और भी हुई है पलवैया साहिबा और सदाकत अली वासी साहब की कमेंट्स के अलावा, वो जुबैर साहब की बात है, और जो मैंने शुरू में भी कही कि इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक रेलेवेंस एंड मोर देन दैट इकोनॉमिक माइट एक कंट्री की जो है, आप अब तो स्ट्रक्चरल थेरीज आ गई हैं इवेल्यूएट करने के लोगों की पावर्स को, कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी में, बिजनेस फाइनेंसिंग में, आपकी इकॉनमी के अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका मिलिट्री स्ट्रक्चर कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो सकता। तो इसमें ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो नैब ने और गवर्नमेंट ने पूरे बिजनेस को हिलाया हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट कह रही थी नैब के अफसरान की नाअहली के मुतालिक खुल के गुफ्तगू की उन्होंने। इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर बात करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, एक स्ट्रॉन्ग कश्मीर को गारंटी कर सकता है, नॉट दी अदर वे अराउंड बाय एनी मीन्स। एक ब्रेक लूँगा। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। इकोनॉमिक वायबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग सुन रहा था नैब के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि नैब अफसरान की नाअहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उन्होंने जो नैब के सबसे हिट बॉय हैं, हिट मतलब सुपरस्टार जिनका स्टेटस है, इरफान मंगी, उनको बुला लिया और उन्होंने कहा कि आपकी तालीम और तनख्वाह क्या है।
और आपका प्रोफेशन, आपकी कानून की, आपकी डिग्री क्या है एजुकेशन की। तो इरफान मंगी साहब ने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ और तनख्वाह 4,20,000 रुपये है। तो जस्टिस फाइसा साहब ने पूछा कि क्या फौजदारी मामला का तजर्बा रखते हैं, तो इरफान मंगी साहब ने शॉकिंगली बताया कि उनका फौजदारी मामला का कोई तजर्बा नहीं है। तो जस्टिस साहब ने पूछा कि एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े अहदे पे कैसे बैठा हुआ है, और नैब वो इदारा है जो ज़ुबैर साहब बार बार इंडिकेट करे इकोनॉमिक वायबिलिटी की, जिसने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को राइटली और रॉन्गली मुबैना तौर पे डरा के रखा हुआ है, और इमरान खान साहब उनके साथ खड़े हुए। इससे पहले मैं इकॉनमी के सवाल पे आऊँ, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गई इस ताकत भाई, क्योंकि उनके फौजियों के पास यूनिफॉर्म नहीं था, खाने को पैसे नहीं थे, उनकी कौम के पास तबाह हो गई। तो हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो बड़ी ज़रूरी है अगर हमने कश्मीर की मदद देनी है। उस पर आऊँ या अभी आप चाह रहे हैं कि पलवेशा साहिबा ने जो पसपाई का आर्गूमेंट दिया आपको, आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? योर चॉइस, ताकि आप माइंड ना करें आपका मीडिया सेल कि टाइम नहीं मिला फेयर। जी मैं सिर्फ उन्होंने कहा कि इस सड़कों पे बोर्ड लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है ये तो बोर्ड लगे, पता नहीं इनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इनका एक दौर था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो ये इंडियन जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ था तो सारे कश्मीर के बोर्ड हटा दिए थे यार, बड़ी पुरानी बात है ये खबर भी। जी और इनका किरदार था कि जितने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब की लिस्टें भी पकड़ा दी थी। तो वो, और मैं ज़ुबैर साहब से भी एक सवाल करता हूँ, आप मुझे नवाज़ शरीफ साहब के 35 सालों में आपने क्या किया, 1, 2, 3 में मुझे बताएं। कश्मीर के लिए नवाज़ शरीफ की क्या अचीवमेंट है वो बता दें, फिर मैं इकॉनमी वाले सवाल पे आपका जवाब दूंगा। मैं ज़ुबैर साहब बताएं जी, मुझे बता दें कि 35 साल में नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया। 25 साल की अचीवमेंट बता दें यार, 2 बता दें, चलें, ज़रा लंबा इम्तिहान नहीं। अच्छा, मैं 25 साल देखिए, मैं एक तो हम ना इमरान खान को ये कहते हैं कि वो मुहिब वतन नहीं है या पाकिस्तान। आप ज़ुबैर साहब जवाब दें, आप ये गोल मोल नहीं करें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आ रहा हूँ ना भाई, आ रहा हूँ। लिमिटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पोजीशन रेज करना, या आप OIC की मीटिंग बुलाना और उसमें रेज करना। आपने पहली दफ़ा जब नवाज शरीफ लीड कर रहे थे तो OIC में कभी इंडियन डेलीगेशन नहीं आया था, फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया था। सो दैट इज़ वन डिफरेंस। 2016 की आज मलिया लोधी जो उस वक्त एम्बेसडर थी पाकिस्तान की, उन्होंने 2016 के क्लिप्स लगाए हैं अपने, आप जाके देख लें उसमें ट्विटर पर, और उसमें किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन, जब ये वानी के बाद की बात है। सो जंग तो हमने कभी कहा ही नहीं था हम करेंगे, हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमारा तो स्टांस ही ये रहा है कि अगर आपने कश्मीर की आज़ादी हासिल करनी है, हम भरपूर अंदाज में कश्मीर के साथ हैं, लेकिन उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसमें जब आप मैं आपको एक बात बताऊं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपने लोगों में ये मिला आपको, एक मिनट कामरान को जवाब मिला मियां साहब की अचीवमेंट का? सर एक मिनट, मैं बोलूं, मैं बताऊं मियां साहब ने क्या किया? भाई तो आप, मैंने कहा इंटरनेशनल फोरम्स में ही उठाते थे ना, एक सेकंड, इंटरनेशनल फोरम्स में ही उठाते थे और ह्यूमन राइट वायलेशंस पर कंडेम करवाते थे। आपने कंडेम करवाया 1 साल में, बड़ा आपको ऐप नजर आया? एक सेकंड, मैंने 25 साल का कहा भाई 22 महीने में अंडर योर, एक चले ये नहीं बता सके, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ज़ुबैर साहब भी बता सके, मैं बताऊँ नवाज शरीफ की 2 एक मिनट, कामरान मैं एक चीज, 2019 में जो हुआ ये, इससे पहले कभी किसी हुकूमत में हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हुई थी, और वो इसलिए हिम्मत हुई थी कि ये कमजोर तरीन और बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर था, जो सबको पता था पूरी दुनिया को। 3 ममालिक के अलावा आपके पास कोई 56 मुस्लिम ममालिक में कोई नहीं आया। ह्यूमन कर्फ्यू लगा हुआ है इंडिया में, तो आप कह रहे हैं मेरे से पूछ रहे हैं आपने क्या किया? सदाकत भाई महीने का जवाब दूंगा, मैं 25 साल का जवाब भाई सुन तो ले यार, एक तो बात तो सुन लिया, मेरी बात आपने जाया कर दिया। एक मिनट, ज़ुबैर साहब अगर के ज़हन से निकल गया, लेकिन मैं बताऊं नवाज शरीफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने वाजपेयी जैसे हार्ड हिटिंग आदमी को पाकिस्तान की सरजमीन पर आने में मजबूर किया, उसको मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान की तकसीम को एक्सेप्ट करने में मजबूर किया। नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को पाकिस्तान, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी की कि वाजपेयी खुद चल के आए जो पाकिस्तान के। अब लाहौर अकॉर्ड हुआ था, खैर ज़ुबैर साहब आप तो बता नहीं सके, मैंने बता दिया, मैंने कहा चले मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ जी। अब आप शुक्रिया अदा करें ज़ुबैर साहब, मेरा ये कहा था कि उनको आम भी भेजे, कश्मीर की जो हुर्रियत है उनसे मुलाकात भी नहीं की, जाके मोदी के हल्फ बर्दारी में शरीक भी हुए, उसको घर बुलाया, उसको पगड़ियां पहनाई, उसको वो आम की पेटियां भेजी, लेकिन रिजल्ट है कश्मीर इशू पे 0/0। भाई बात ये है, आप रिजल्ट बता दें ना, बात ये कि आप रिजल्ट बता दें, जेलस फील क्यों कर रहे हैं? अगर मोदी इनके घर आ गया आपको जेलस फील कर रहे हैं यार सदाकत भाई? अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो उनके घर भी आए थे वो बड़ी तो आप रिजल्ट बता देना। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर
और मैं अब्बासी साहब को ये बता दूं कि पहली जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी 1969 में, उसमें इंडिया को बुलाया था याया खान जो प्रेसिडेंट था, और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने इन स्पाइट ऑफ प्रेशर कश्मीर आजाद हो गया था, कर दिया कि जब तक इंडियन फॉरेन काबू कर लिया था। कोई इंडिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई हो किसी फोरम पे, आप तो ऐसे आप वही वाली बात कर रहे हैं पे इंडिया को आपने पलवशा साहिबा, तो आपके भी हमारी बिल्कुल हुई थी पलवशा साहब, बात ये है कि ये डिबेट की जगह, लेकिन आप ये तो माने कि देखिए इमरान खान ने ये तो काम किया कि जिस सिंसेरिटी से वो कश्मीर का केस जनरल असेंबली में पेश कर रहे हैं, जिस तरह जहां इंटरनेशनल फोरम में जिस हेड ऑफ द स्टेट को मिलते हैं, ख्वाह महातीर मोहम्मद, यार आप 2016 की इमरान खान 2016 की नवाज शरीफ की तकरीर उठा लें और लास्ट ईयर की इमरान खान की, मुझे फर्क बता दें। अच्छा मुझे अगर आप दोनों के क्लिप साथ चला दें ना तो आप फर्क बता दें। वो है हमारे पास। तो ये तो सब हम भी कहते हैं कि जी इंटरनेशनल फोरम्स में हर एक ने आवाज उठाई है। पलवशा साहिबा, बात साहब थे, जरदारी साहब थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को डेडिकेट कर दिया कश्मीर के लिए, वो सफीर बन गए कश्मीर के, तो हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में उनको सपोर्ट करना चाहिए, और बजाय इसके कि हम इनको तंज मारें कि जी अब रोड टू श्रीनगर में आप लोग जाएंगे, कौन जाएगा। वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट एटलीस्ट ऑन दिस इशू। क्या कहती हैं आप? देखिए, अल्लाह करे कि इनके हाथ से कश्मीर आजाद हो जाए जो ये दूसरों को ताने दे रहे हैं। देखिए, आज का दिन ये नहीं था जो अब्बासी साहब जिस तरह की टोन पे जा रहे हैं। आज का दिन था मैं ये बातें करना भी चाहती है, मैं बिल्कुल ईमान से कह रही हूँ कि आज मैं ये बातें नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब हमारे पे बात हो, सवाल हो, हमें जवाब रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, अपनी पार्टीज को हम रिप्रेजेंट करें। लेकिन और हमें इंस्ट्रक्शंस भी ये थी कि आज हम बिकरिंग में ना पड़े, लेकिन जिस किस्म की बातचीत हो गई है, देखिए यहाँ या किसी और साहब ने कभी भी कुछ किया या कश्मीर आजाद हुआ या नहीं हुआ, कभी भी खड़े होके असेंबली में ये नहीं कहा मैं क्या करूं, मैं जंग कर दूं, ये कभी किसी ने नहीं कहा। आप मुझे बताइए कि क्या भारत ने ये नहीं कहा कि वो आजाद कश्मीर तक घुसेंगे? ये क्या हमारी बनाई हुई बातें हैं? और अगर वो घुसते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, हम क्या करेंगे? हम इनसी सड़कों पे झंडियां उठा के मार्च करेंगे? आप अच्छा नहीं, आप छोड़ें, आप मुझे जरा वजीर खारजा साहब की इस मामले पे जो 1 साल में उन्होंने कितने दौरे किए, आपकी कश्मीर कमेटी ने, देखिए मौलाना फजल रहमान पर एक बहुत बड़ा इनका एतराज होता था, आज मुझे बता दिए क्या कश्मीर कमेटी ने क्या किया। आज कल मैं एक चैनल पे इंटरव्यू देखी थी कि कश्मीर अमूर के मिनिस्टर का, उन्हें ये भी पता नहीं था कि सियाचिन कब गया। उनको आज अगर आपको ला लें, मैं आपको यकीन से कहती नहीं पता कश्मीर की सरहदें कहाँ मिलती हैं, क्या किया। देखिए ये सवाल बड़ा आसान है, लोग पढ़ते नहीं है जी, बस क्या करें। कश्मीर नहीं, देखिए कश्मीर तो जब मोदी से मिलना ही, अगर भारतीय वजीर आजम से मिलना और बातचीत करना इतना जुर्म है, तो आप रोज क्यों कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं? और नहीं, वो शादी पे आना जरा मुनासिब नहीं लगा ना, और पाकिस्तान में कोई उस वक्त इमरान खान साहब ऑफिशियल डेलीगेट नहीं बैठा, वजीर आजम नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उस वक्त भी वो मोदी से मिल के आए थे, आपको याद होगा, वो विजुअल्स अभी भी हैं। तो लिहाजा अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म सबने किया। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, इसलिए किया गया कि आप जंगों से बचना चाहते थे, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक से वापस आऊंगा तो गवर्नमेंट वुड हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, और मैंने जो सवाल उठाया था इकोनॉमिक वायबिलिटी का, इस पर भी ज़रूर बात करूंगा। कोई प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह खोलने से अब 40-50 कंपनियां, इंडस्ट्रियां, काम के यूनिट और उसे इंप्रूव करेंगे? क्या यही बात ग्राउंड की रियलिटी भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके जरिए हम दुनिया में हर जगह पे अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इवन कश्मीर के इशू पे भी? एक ब्रेक लेंगे। इकोनॉमिक के रिवाइवल के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप है आपका? छोड़े सारी बातें, सदाकत साहब, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, मैं जुबैर साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमिक माइट होगी तो वही आपकी पॉलिटिकल माइट होगी, वही आपकी मिलिट्री माइट होगी, और वही आपकी एक टोन सेट करेगी इंटरनेशनल रिलेशन में। इस पर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान के जो क्रोनिक इकोनॉमिक इश्यूज थे, जो बड़े बड़े मसाइल थे, उसको हमने टारगेट, बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। जुबैर साहब, आपको भी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इनकी इकोनॉमिक माइट वाली स्ट्रेटजी में इनको सपोर्ट करें, बजाय इसके कि मेन ब्रेक निकाली जाए गवर्नमेंट। इस वक्त गवर्नमेंट को जरूरत है मुल्क को आप लोगों की सपोर्ट। भाई 100 रुपए चीनी की कीमत हमने पहुंचाई है, गंदम की कीमत हमने पहुंचाई है, इन्होंने भी नहीं पहुंचाई, माफिया ने पहुंचाई भाई। फैसला साजी और कर्जे आपने लिए तो माफिया को अगर नहीं पाकिस्तान में माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, कश्मीर फतह करेंगे। एक सेकंड अब्बासी, का माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते पाकिस्तान में, लेकिन कश्मीर को फतह करने जाएंगे। मतलब कोई किसी दुनिया में किसी को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है इन सबको कि अगर जो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो फंडामेंटल नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की, शॉर्टेजेस को
खत्म करना नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हुकूमत की। 5.5 बिलियन रुपए निकलते हैं लोगों की जेबों से जब 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है। अब आप अंदाजा लगा लें, मल्टीप्लाई कर लें कि कितने लोगों के को लूट रहे हैं ये बैठ राइट। और कौन जुबैर खा भाई रहा है आपका इनके पॉइंट आ left गया। और right बैठे हैं। साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत तो उस गवर्नमेंट को है फिलहाल जिसने ये समझा हुआ कि 1 साल तक अगर आप किसी फ्रीडम फाइटिंग स्पिरिट को बंद कर देंगे घरों में तो वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। और कश्मीरियों के साथ इस लिहाज से तो हम खड़े हुए हैं कि हमारा सोल, हमारा हार्ट, हमारा माइंड उनके साथ है। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की ज़रूरत है, तभी हम दुनिया में तरक्की भी कर सकते हैं और कश्मीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके पेश कर सकते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.